हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 3 अगस्त और आज हम 3 अगस्त का यहाँ पर करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, यह जो क्लास है इस क्लास में आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन भी करंट अफेयर्स के साथ साथ हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। क्योंकि ये दोस्तों ऑपरेशन सीरीज है, इसमें हम जितने भी मुद्दे रहते हैं उसको बहुत तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों उसका अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं उसके सारे आयाम जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो आज की जो सुर्खी है एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों, फिर उनका हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और आज बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आज की ये जो खबर है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है दोस्तों कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटा के संचालन को नए सिरे से परिभाषित किया जाए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है दोस्तों, जिसमें राज्य सरकार और जो राज्य है उनको ये शक्ति दी है कि यदि आपके यहाँ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है तो उनमें भी दोस्तों कैटेगराइज कर सकते हो, और आरक्षण के आधार पर जो है उनको और भी जो है उनकी जो है कैटेगरी में भी और सब कैटेगरी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बारे में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, अच्छे से समझेंगे। अगला है हमारा इसरो ने क्या किया दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना है। ठीक है, अब ये भी यहाँ पर समझेंगे। अगला है दोस्तों हमारा बिंदु यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान दिवस 2024 जो है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान दिवस जो है कहाँ मनाया गया दोस्तों, भोपाल में मनाया गया है। ये जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या है इसका विषय। आगे दोस्तों एडीबी ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। किसने दोस्तों, एडीबी ने। एडीबी क्या है, क्या कार्य करता है, इसने जो है भारत में क्यों जो है दोस्तों कितने $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। सारी बातें यहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे। अगला हमारा बिंदु है, भारत ने 66 वर्षों के बाद 2 से 7 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के लिए 32वीं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की क्या की, मेजबानी की। इंपॉर्टेंट है, कितने साल बाद दोस्तों, 66, मतलब 1958 में लास्ट टाइम हुआ था सम्मेलन। उसके बाद से जो है भारत ने अभी जो है दोस्तों 2 से 7 अगस्त 2024 को इसकी क्या है 32वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक जो है भारत में इसने मेजबानी की, भारत में। ठीक है, चलो अगला हमारा बिंदु है भारतीय वायुयान विधेयक 2024 क्यों लाया गया, क्या है इसकी मुख्य बातें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगला हमारा बिंदु है दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी ने 6 से 8 वर्ष के स्कूली छात्रों के लिए 10 बैगलेस दिन प्रस्तावित किए। 10 ऐसे दिन रहेंगे जिसमें बच्चे बैग लेके नहीं जाएंगे, वहां जो एक्टिविटी होगी उनमें भाग लेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों के मतलब बच्चों की शिक्षा में भी सुधार होगा, प्लस उनको पढ़ने में रुचि भी आएगी। इस बात को ध्यान में रखकर इसको शुरू किया गया। अब सारी बातें एनसीईआरटी की समझेंगे, क्या है, क्यों लाया गया ये कॉन्सेप्ट, इन सब पर हम अच्छे से क्या करेंगे, बात करेंगे। अगला है दोस्तों वैश्विक कृषि निर्यात में भारत 8वें स्थान पर बरकरार। भारत जो है वैश्विक कृषि निर्यात में, किसमें दोस्तों, कृषि निर्यात में कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। और इस बात को हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे, कौन कौन से ऐसे देश है जो पहले दूसरे नंबर पर है, भारत 8वें नंबर पर क्यों है, इससे पहले किस स्थान पर था, इन पर भी डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे दोस्तों पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक में अभी तक मतलब 3 अगस्त तक जो भी घटनाएं हुई है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो सब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। पेरिस ओलंपिक कहाँ हुए, क्यों हुए, कितनी बार हुए, क्या इसमें कुछ विशेष रहा है। इसके साथ साथ जो शूटिंग में भारत ने जो अभी तक यहाँ पर 3 मेडल जीत लिए हैं। अगर बात करेंगे शूटिंग के इतिहास की, तो भारत में कब से जो है शूटिंग के संदर्भ में जो हम मेडल जीतते आ रहे हैं, ये सारी बातें भी मैं यहाँ पर अंतिम जो है हमारा प्रश्न रहेगा, इस पर जो हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलो अगला जो है हमारा, सब सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली है। अब शुरू करते हैं हमारे आज के पहली समाचार से। ठीक है, पहला है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटा के संचालन को नए सिरे से परिभाषित किया गया। पहली बात समझना दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर समझना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341, ठीक है, ये किसकी बात करता है दोस्तों, ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि राष्ट्रपति किसी भी समुदाय को या समूह को क्या बना सकता है, क्या घोषित कर सकता है, अनुसूचित जाति। इसी तरह 342 है, वो अनुसूचित जनजातियों की बात करता है। तो आपको यहाँ पर अनुसूचित जाति के संदर्भ में याद रखना है कि जो है राष्ट्रपति जो है क्या करता है, किसी भी जाति समूह को, किसी भी समुदाय को क्या बना सकता है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना अनुसूचित जाति। ठीक है, ये बात आप जानते हो।
इसी तरह अगर 342 की बात करोगे तो यह किसकी बात करता है, यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि किसी समुदाय को क्या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर सकता है। ठीक है, चलो ये तो एक बेसिक बात थी। अब ये अधिनियम जो लाया है और ये जो बात हुई है, इस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इसके पीछे बहुत बड़ी लंबी एक कहानी है। ठीक है, उस कहानी के कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा, पहले वो देखना, फिर हम इसकी पूरी क्या करेंगे दोस्तों, अच्छे से इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे होता क्या है और ये हुआ क्यों। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, कई बार आप देखते होंगे कि जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजातियां जो है, इनका जो वर्ग है, इनको आरक्षण में बहुत ज्यादा क्या है, विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ग हैं इन्हीं कैटेगरी में जो शुरू से क्या है, इन सब आरक्षण का क्या है, बहुत अच्छे से लाभ उठा रहे हैं। और बहुत ऐसा ऐसा वर्ग भी है दोस्तों जो बहुत निम्न स्तर पर है और जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है ऐसे आरक्षण की। और एक वर्ग ऐसा हो चुका है जो स्वयं को सक्षम बना चुका है और एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुका है। तो ऐसे अच्छे लेवल पर जो पहुंच चुके हैं, इनको अब उतनी ज्यादा आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बहुत ज्यादा निम्न स्तर पर जो है, उनके लिए आरक्षण जो है पूरी तरीके से क्या है दोस्तों, बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो इस ऐसे यह जो आरक्षण का जो मापदंड है, ये क्या हो रहा है दोस्तों, इम्बैलेंस हो रहा है। इस इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि अब जो जितने भी राज्य हैं, वो राज्य अपने यहाँ की जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको अच्छे से क्या करेगी, उनका अवलोकन करके अच्छे से समझकर कि किसको आवश्यकता है और किसको इस कैटेगरी में जो है फिर से विभाजित करके और उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये सारी शक्ति अब किसको प्रदान कर दी गई है, राज्य सरकार को। मतलब ओवरऑल बात यह है दोस्तों कि अब राज्य सरकार जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में सब कैटेगरी भी क्या कर सकती है, बना सकती है। जिसमें यदि कोई बहुत ज्यादा वंचित है आरक्षण से, तो उनके लिए अलग से जो है एक कैटेगरी बना देगा। और एक जो है जिसको अभी फर्स्ट जनरेशन जिनकी पूरी तरीके से क्या हो गई है, जो परिपूर्ण हो चुकी है, अब जिनको आरक्षण की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो उनको क्या है, उसमें एक लेयर, क्रीमी लेयर जो है क्रीमी लेयर बनाकर उनको क्या क्या कर सकता है दोस्तों, विभाजित कर सकता है। समझ में आया ये बात? क्रीमी लेयर क्या होती है दोस्तों, एक मापदंड है आरक्षण के लिए या किसी भी समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए। किसी भी समुदाय को लाभ के मापदंड होता है क्रीमी लेयर, कि इतने से ऊपर अगर आपकी आय है तो यहाँ पर आपको आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार एक मापदंड है क्रीमी लेयर। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये शक्ति दे दी है राज्य सरकार को कि वो अपने यहाँ पर इन जातियों और अनुसूचित जनजाति और जाति जो है, इनका अच्छे से अवलोकन करके इनकी स्थिति समझकर इस प्रकार के प्रावधान कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब ये इसके पीछे एक लंबी कहानी है, समझते हैं दोस्तों। कहानी कहाँ से शुरू होती है वो देखिएगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं एक बार और संविधान की बात कर लूं, तो संविधान का जो अनुच्छेद 14 है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद 14, ये बात करता है समानता के अधिकार की। ये करता है बात किसके, समानता के अधिकार की। ठीक है, अब ये मुद्दा सामने कब आया और क्यों आया? देखो दोस्तों, 1 अगस्त को जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि अब जो राज्य है, इनके पास अधिकार है कि ये जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, इनको सब कैटेगराइज कर सकता है। कब आया फैसला दोस्तों? फैसला देख लो कब आया है, फिर हम इस फैसले की बात करते हैं। फैसला आया है दोस्तों 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त 2024 को ये फैसला आया है। अब कहानी शुरू करते हैं दोस्तों इस पूरे मामले की। चलो ठीक है, देखो सबसे पहले बात याद रखना दोस्तों, 1975 में एक इसकी शुरुआत होती है दोस्तों, कहां से? पंजाब राज्य से। कहां से? पंजाब राज्य से। पंजाब राज्य में क्या होता है दोस्तों, 1975 में, कब की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं? 1975 की। ठीक है, 1975 में क्या होता है, पंजाब की जो सरकार है एक अधिनियम पारित करती है और उस अधिनियम में 2 समुदाय को क्या करती है दोस्तों, अनुसूचित जाति जो है उसमें ज्यादा वरीयता प्रदान करती है। ठीक है, देखो 2 समुदाय है, क्या है दोस्तों, ये समुदाय। ठीक है, अब ये समुदाय कौन कौन से हैं? देखो, एक है दोस्तों वाल्मीकि समुदाय, और एक है यहां पर दोस्तों वजहबी सिख समुदाय। ठीक है, दोनों सिख समुदाय। ठीक है, अब बात समझना, यह जो है समुदाय दोस्तों,
इन दोनों को क्या कर दिया गया, जो एससी कैटेगरी है, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी, अनुसूचित जाति कैटेगरी है, इसमें इनको क्या है दोस्तों, और वरीयता प्रदान कर दी। अन्य जातियों की तुलना में इनको अधिक वरीयता दे दी गई। कहां पर? पंजाब राज्य में। कब दोस्तों? 1975 में। ठीक है, तब तक ये चीजें चलती रही, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, कहानी थोड़ी सी क्या बन जाती है, आगे बढ़ जाती है। कहानी बढ़ जाएगी आगे, और 2004 में एक और नया केस आएगा। कब आएगा दोस्तों? 2004 में। इस 2004 में जो केस आएगा, उस केस को अच्छे से समझना। यह केस आएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के विरुद्ध। आंध्र प्रदेश सरकार के विरुद्ध कौन लेके आएगा? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पर ईवी चिलेया। ठीक है, और इनके द्वारा भी जो है क्या है, इसी बात की जो है ये बात होती है कि जो है सब कैटेगराइज जो है आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश की सरकार जो है इसको क्या कर देती है, इस केस को खारिज कर देती है। क्या कर देती है? खारिज कर देती है। ठीक है, अब इस केस को खारिज कर देती है, और फिर ये जो है मामला कहाँ जाता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में 2004 में इस पर फैसला सुना दिया जाता है कि इस प्रकार का जो ये अगर आरक्षण दिया जाएगा तो ये संविधान के क्या है, विरोध में है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तो यहाँ पर जो है दोनों जगह जो है प्राप्त किया जा रहा था जो आरक्षण, ये क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई? कहानी हो गई यहाँ पर क्लोज। लेकिन फिर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2006 में, अब कहानी फिर से आगे बढ़ाई दी जाएगी 2006 में। 2006 में दोस्तों पंजाब राज्य जो है इसमें फिर से जो है एक अधिनियम बनाया जाता है। ठीक है, और उस अधिनियम का नाम था दोस्तों अनुसूचित जाति सेवा में आरक्षण। क्या है दोस्तों? सेवा में आरक्षण। इस नाम से एक और जो है अधिनियम लागू कर दिया जाता है। किसके द्वारा? पंजाब सरकार द्वारा। और दोस्तों इसको जो है यहाँ पर क्या कर दिया, इनने लागू कर दिया। ठीक है, अब इतनी कहानी समझ में आई, सारी चीजें रद्द हो गई थी, लेकिन फिर से जो है 2006 में पंजाब सरकार द्वारा इसे लागू कर दिया गया। अब कहानी समझना दोस्तों क्या होता है। एक व्यक्ति है जो क्या करेंगे दोस्तों, इस बात को फिर से क्या करेंगे, चुनौती देंगे। क्या देंगे? चुनौती देंगे। और कब देंगे दोस्तों? 2010 में। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम सुनिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दरविंदर। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? यह क्या है, गैर मजहबी व गैर वाल्मीकि सदस्य। गैर मजहबी व गैर वाल्मीकि समुदाय के सदस्य। ठीक है, अब ये क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस केस को फिर से जो है, इस केस को क्या देंगे, चुनौती देंगे। ठीक है, 2006 में जो आया गया है, इस केस को क्या है, चुनौती देंगे। लेकिन अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है कहानी समझना, यह केस जो है 2006 में जो फिर से लागू कर दिया था, इसको जो है इनके द्वारा 2010 में क्या कर दिया जाएगा, फिर से चुनौती दी जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी दोस्तों, इस केस को भी जो है क्या कर देगी, यहाँ पर क्लोज कर देगी। ठीक है, इनकी बात जो है, जो पंजाब और हरियाणा सरकार जो है, यहाँ पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट जो है वो इस बात को क्या कर देगा दोस्तों, किनकी बात को, ये जो दरविंदर सिंह जो है, इनकी जो है जो पिटीशन इनने लगाई थी उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर खारिज कर देंगे। क्या कर देंगे? खारिज कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर ये कहाँ जाएंगे दोस्तों, फिर ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। फिर कहाँ जाएंगे ये? सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस समय सुप्रीम कोर्ट जो है, अब जो चिलेया वाला जो केस था, ईवी चिलेया वाला केस था, इस पर फिर से क्या करेंगे, पुनर्विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करेगी, 2004 का जो केस था इस पर क्या करेगी दोस्तों, पुनर्विचार करेगी। और इस पुनर्विचार में फिर जो है 2020 में जो है दोस्तों 2020 में ये कहानी फिर से क्या होगी, बड़ी होगी। समझना 2020 में क्या होगा। 2020 में न्यायमूर्ति जो है, जिनका नाम याद रख लीजिएगा, 2020 में जो है न्यायमूर्ति अरुण जी मिश्रा। क्या नाम है इनका? अरुण जी मिश्रा। इन्होंने ये बात कही कि
कि जो 2004 का केस था ईवी चिलेया का, उस पर क्या किया जाए, पुनर्विचार किया जाए। क्यों किया जाएगा? क्योंकि दोस्तों ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर केस किन किन के बीच हो गया दोस्तों, पंजाब राज्य, ये केस कौन सा है, पंजाब राज्य वर्सेस, क्या नाम है उनका, दविंदर सिंह, दविंदर सिंह, इनके बीच जो है इस मामले को सुलझाने के लिए जो है अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, 2004 का जो केस था दोस्तों ई वी चिलेया जी का, उस पर क्या करेगी, विचार करेगी। अब इस पर विचार करते हुए यह जो है न्यायपीठ विचार करती है और बोलती है कि यदि इस प्रकार किसी वर्ग को एक लेवल पर पहुंचने के बाद फिर से अगर उनको फिर से आरक्षण दिया ही जा रहा है कितने टाइम तक, तो इससे क्या होगा दोस्तों, असमानता आएगी। किसमें, आरक्षण में इसमें क्या आएगी दोस्तों, आरक्षण में इसमें असमानता आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि एक वर्ग जो है दोस्तों अपनी स्थिति बहुत अच्छे से सुधार चुका है, फिर भी उसे अगर आरक्षण दिया जाएगा तो ऐसे में जो है अन्य जो भी वर्ग है दोस्तों वो पर्याप्त उस प्रकार का जो है आरक्षण का फायदा नहीं उठा पाएगा। तो यहाँ पर इस बात पर फिर से जो है सरकार, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला लिया, और इस फैसले में आज का जो न्यूज़ है, इस फैसले में इन्होंने यह डिसीजन लिया है कि अब जो है राज्य सरकार क्या करेगी दोस्तों, अपने यहाँ अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो उनमें जो है कैटेगरी क्या कर सकती है, उनकी कैटेगरी में विभाजित कर सकती है। उनकी कैटेगरी जो रहेगी उसमें अगर आरक्षण किसी को प्राप्त हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है, किसी को अधिक हो रहा है और किसी को बिल्कुल कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इनके लिए क्या कर सकती है, सब कैटेगरी बना सकती है। ठीक है, तो ये आज का मुद्दा था, ये आपको याद रखना है। लेकिन अब यहाँ पर याद रखना दोस्तों इस मुद्दे की थोड़ी सी और कहानी। दोस्तों यह जो निर्णय है, यह निर्णय जो है आप एक बार देख लीजिएगा, कितनी सदस्यीय पीठ है, 7 सदस्यीय पीठ रहेगी। ठीक है, इसमें 7 सदस्यों की यह पीठ है। इससे पहले जो हुई थी, जिसमें 2004 में आपने देखा था जो निर्णय लिया गया था, उसमें 5 सदस्यों की क्या थी, पीठ थी, 5 सदस्य थे उसमें, और इसमें 7 सदस्य। अब इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये आप देख लीजिए, जो चंद्रचूड़ जी जो है, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़। ठीक है, ये आप इनके बारे में तो जानते हो। ये प्लस अन्य क्या है दोस्तों, 6 और सदस्य, इन 7 ने मिलकर क्या है, डिसीजन लिया है। लेकिन इन 7 में भी दोस्तों 6 लोग जो है इन्होंने सहमति दी है, और एक जो है दोस्तों उन्होंने क्या दिया है, इसमें अपनी असहमति जताई है। ठीक है, और जिनने असहमति जताई उनका नाम क्या है दोस्तों, बेला त्रिवेदी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर एग्जाम में इस प्रकार से कहीं प्रश्न बनता है तो हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, और इस प्रकार यहाँ पर इसका क्या दे देंगे, अच्छे से सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये पूरी कहानी है दोस्तों, एक बार फिर देख लो क्या है पूरा, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। क्या होता है दोस्तों, 341 जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि किसी भी जन समुदाय को जो है वो क्या कर सकता है, अनुसूचित जाति की श्रेणी में रख सकता है। अनुच्छेद 342 भी यही बोलता है कि अनुसूचित जनजाति को, किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रख देता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वो क्या बोलता है, यहाँ पर समानता की बात करता है, ये आप जानते हो। और आज जो फैसला आया है वो 1 अगस्त 2024 को यह फैसला आया है कि अब जो राज्य सरकार है वो क्या कर सकती है, आरक्षण में जो है कैटेगराइज कर सकती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में। फिर अपन ने बात करी थी सारी पंजाब की, मैंने कहानी बताई, फिर हमने ईवी चिलेया के बारे में, आंध्र प्रदेश सरकार के बारे में हमने बात करी, फिर सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के बारे में बात करी, मजहबी सिख और वाल्मीकि समुदाय के बारे में हमने बात करी। तो ये सारे बिंदु हमने यहाँ पर क्या दोस्तों एक बार देख लिए, आपको ये याद रहेगा। चलो ठीक, अगला है हमारा दोस्तों यहाँ पर इसरो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला चुने गए। किसके लिए चुने गए दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। क्या है ये दोस्तों यूएसए और भारत का क्या है, एक अंतरिक्ष अभियान है। ठीक है, जिसमें किसे चुना गया है, शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु के साथ साथ दोस्तों इनके बैकअप के लिए एक और व्यक्ति को चुना गया है। ठीक है, बैकअप के लिए इनके साथ एक और व्यक्ति रहेंगे, उनका नाम है प्रशांत बालकृष्णन नायर, ये इनके बैकअप में रहेंगे। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लेना। इन दोनों को किसके लिए चुना गया है दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो भारत और यूएसए के बीच में होने वाला है। ठीक है, ये जाएंगे अंतरिक्ष में। लेकिन अब एक बात और यहाँ पर याद रखना दोस्तों, भारत भी जो है अपना अगला जो है
आने वाला जो वर्ष है उसमें भारत क्या करेगा, अपने यहाँ पर भी जो है अंतरिक्ष में मानव अंतरिक्ष यान जो है भेजने वाला है। ठीक है, मानव अंतरिक्ष यान अगले साल जो है भारत भेजने वाला है। और भारत दोस्तों इसमें 4 सदस्य शामिल है। वो उन 4 सदस्यों में 2 ये तो है ही, 2 और अन्य व्यक्ति है, वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। जिसमें एक का नाम है दोस्तों अंगद प्रताप। क्या नाम है, ये नाम याद रख लो चारों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक नाम है यहाँ पर अंगद प्रताप, और एक और अन्य नाम है, उस नाम को भी याद रखना दोस्तों। उनका नाम है अजीत कृष्णन। तो ये 4 नाम इंपॉर्टेंट है। आगामी वर्ष में जो भारत का मानव अंतरिक्ष यान रहेगा, मिशन जो है हमारा गगन मिशन जो है, अंतरिक्ष मिशन, उसमें जो है क्या करेंगे, ये 4 लोग शामिल होंगे। ये बात याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पर इसरो की। इसरो का गठन कब हुआ था? इसरो के गठन से पहले एक समिति बनाई थी दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष समिति। ठीक है, ये समिति जो है दोस्तों 1962 में स्टैब्लिश की गई थी। कब की गई थी? 1962 में। इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना। और इसी की तर्ज पर फिर दोस्तों अगस्त 1969 में जो है किसका एस्टैब्लिशमेंट होता है दोस्तों? इसरो का। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म जानते हो आप दोस्तों? इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, ये बात तो आप जानते हो। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और याद रखना दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर देख लीजिएगा, इसका बेंगलुरु में है। ये भी बात यहाँ पर याद रखना। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लो। प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों इनके विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इनके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्तमान अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एस सोमनाथ। ठीक है, ये बात सारी जो है हमें इस बिंदु से याद रखनी है। कहीं भी अगर एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो आपसे बनना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। ये है हमारे शुभांशु शुक्ला। अगला है दोस्तों हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। कहाँ पर आयोजित किया गया? भोपाल में आयोजित किया गया। दूसरी बात, यह क्यों मनाया जाता है दोस्तों? हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, विश्व स्तर पर हिंदी का जो है वर्चस्व बढ़े, इस बात को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो राष्ट्र के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो है हिंदी के महत्व को बताएं। ठीक है, थोड़ी सी बात समझना यहाँ पर दोस्तों, यह कब हुआ? 30 और 31 जुलाई को। ठीक है, कहाँ हुआ ये भी याद रख लीजिए, भोपाल में हुआ। ठीक है, भोपाल में हुआ दोस्तों। और इसकी जो है समारोह का जो है शुभारंभ किसने किया? सीएम जो है यहाँ मध्य प्रदेश के सीएम जो है उनके द्वारा, डॉक्टर मोहन यादव द्वारा। ठीक है, मोहन यादव जी। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, मोहन यादव। ठीक है, ये बात तो आपको याद रखनी है। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ देखना, हिंदी और विज्ञान दिवस दोनों देख लीजिए एक साथ। अगर मैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और यहाँ पर विज्ञान की मैं बात करूं दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी आप देख लीजिए। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा 28 फरवरी को। ठीक है, ये दोनों बिंदु भी आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट है, भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। अगला है दोस्तों यहाँ पर, एडीबी ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। किसने किया है दोस्तों? एडीबी ने। एडीबी के बारे में भी अच्छे समझते हैं। पहले समझो यहाँ पर कितना दोस्तों, $200 मिलियन। अगर $200 मिलियन की मैं बात करूं तो कितना है दोस्तों? ये 1700 करोड़। ठीक है, 1700 करोड़। ठीक है, इतना ऋण कौन दे रहा है दोस्तों? एडीबी दे रहा है। अब एडीबी क्यों दे रहा है और एडीबी क्यों देता है, इसके कार्य क्या है? सबसे पहले बात समझना, एडीबी का फुल फॉर्म है दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एक बात ये याद रखो, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब ये क्या करता है दोस्तों? यह एडीबी क्या करता है? अपने सदस्य देशों को क्या देता है? ऋण प्रदान करता है दीर्घकाल और अल्पकाल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इनका जो रोल है ये क्या है दोस्तों? अपने जो सदस्य देश है, मतलब एशिया में जितने भी जो देश है, वो अगर एडीबी के जो सदस्य देश है
उनको यदि आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में एडीबी उनको क्या प्रदान करता है दोस्तों, ऋण प्रदान करता है। इसका यहाँ पर देखो स्थापना कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है ये भी, स्थापना भी पूछी जा सकती है। स्थापना हुई थी दोस्तों इसके 1966 में, ठीक है। अगर मैं इसके सदस्य की बात करूं कि इसके सदस्य देश कितने हैं, तो वो है 67 इसके सदस्य देश है, ये बात भी यहाँ पर याद रखना। अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछे दोस्तों, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। फिलीपींस मनीला जो है, मनीला में इसका क्या है दोस्तों, हेडक्वार्टर, ठीक है। ये कुछ बिंदु है जो आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से याद रखने थे। अब आते हैं हमारे करंट अफेयर्स के इस मुद्दे पर। क्या बोल रहा है दोस्तों कि एडीबी ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया। कितना, $200 मिलियन, मतलब 1700 करोड़ के आसपास। यहाँ पर देखना दोस्तों, क्या करेगा एडीबी, भारत के कितने 8 राज्यों को, कितने दोस्तों 8 राज्यों में भी कितने 8 राज्यों के 100 शहरों को या 100 नगरों को क्या है यहाँ पर इसके तहत यह ऋण प्रदान किया गया है। इसमें जो नगरीय निकाय हुआ, इन पर क्या दिया जाएगा दोस्तों, इस ऋण के माध्यम से सुधार किया जाएगा। क्योंकि मेन उद्देश्य यहाँ पर क्या है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को क्या है अच्छे से संचालित करना, स्वच्छ भारत मिशन 2.0। इसके लिए जो है स्पेशली इसके लिए इस ऋण को दिया गया है। इसमें स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा, अधोसंरचना पर ध्यान दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखकर जो है एडीबी से भारत ने कितना, लगभग कितना दोस्तों यहाँ पर $200 मिलियन का क्या है ऋण लिया है, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें यहाँ पर। चलो अगला हमारा बिंदु दोस्तों, भारत 66 वर्षों के बाद 2 से 7 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के लिए 32वीं अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन सा क्रमांक है दोस्तों, 32, 32वें नंबर का जो है यह जो है अर्थशास्त्रियों का क्या रहेगा, सम्मेलन रहेगा, ठीक है। कहां पर हो रहा है दोस्तों, देख लो, नई दिल्ली, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पर देख ली है, ठीक है। अब कब से कब तक रहेगा, 2 से 7 अगस्त तक, 2 से 7 अगस्त तक इसे आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि 66 वर्षों बाद जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। मतलब दोस्तों लास्ट टाइम कब हुआ था, 1958 में इसका आयोजन हुआ था आखिरी बार, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। अब ये क्या है सम्मेलन, यह दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कृषि वैज्ञानिक हुए, इन सबको एक स्थान पर लाना इसका क्या है प्रमुख उद्देश्य है, ताकि ये कृषि से संबंधित नए नए नियम कानून जो है बनाए, कृषि के सुधार के लिए जो है नए मापदंड बनाए। तो ये सारी बातों को आपको क्या यहाँ पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे, ICAA, किसका दोस्तों, ICAA, अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो ये यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट, ठीक है। ये यहाँ पर आपको क्या रखना है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, यदि आपसे यहाँ से इस प्रकार से भी यदि आपसे पूछे तो। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन की, तो पहली बार अर्थशास्त्रियों का जो कृषि से संबंधित अर्थशास्त्री है, उनका सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1929 में। कब हुआ था, 1929 में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ये बात भी आप यहाँ पर क्या करोगे दोस्तों, याद रखोगे। अब ये जो है ICAE, इसने 2024 के लिए अपनी क्या दी है दोस्तों, यहाँ पर एक थीम दी है। कौन सी थीम है, थीम है दोस्तों, एक बार यहाँ पर इसकी थीम याद रखना आपको, स्थायी कृषि, क्या है दोस्तों, स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली की ओर ध्यान, ठीक है। ये ऐसी इसकी जो क्या है दोस्तों यहाँ पर थीम है, स्थायी कृषि जो है, मेन मुद्दा यही याद रखना, स्थायी कृषि जो है इसकी क्या है थीम है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 2024 में जो है इसका आयोजन हुआ है, कहाँ पर, भारत में। कब, 2 से 7 अगस्त 2024 तक। ये सारी बातें आपको यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है। अगला है दोस्तों भारतीय वायुयान विधेयक 2024। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, 1934 के जो मापदंड है, जो इससे पहले जो है 1934 का जो विधेयक था, उसके अनुसार जो है हमारा जो है वायुयान से संबंधित जितने भी मापदंड जो है इसके आधार पर संचालित किए जा रहे थे। लेकिन अब वो क्या है दोस्तों, बहुत पुराना हो गया है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब नए नए मापदंड आ चुके हैं। तो अब जो है इसका रिप्लेसमेंट करके नया जो है अधिनियम विधेयक जो लाया गया है, इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नए मापदंड है उनको ध्यान में रखकर क्या किया जाएगा,
उनको ध्यान में रखकर जो है वायुयान से संबंधित गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने 6 से 8 वर्ष के स्कूली छात्रों के लिए 10 बैगलेस दिन प्रस्तावित किए। कितने दोस्तों? 10। किसने? एनसीईआरटी ने। नेशनल काउंसिल, देखो इसके एनसीईआरटी फुल फॉर्म देख लो यहाँ पर, नेशनल, पूरा इंपॉर्टेंट है, इसके फुल फॉर्म से भी पूछा जाता है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन। किसमें काम करता है दोस्तों? ये शिक्षा से संबंधित, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। और ये क्या है? शिक्षण संबंधित संस्थानों पर क्या करता है? उनके लिए मापदंड निर्धारित करता है। और 1961 में क्या है दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी। अब ये मुद्दा क्यों आया दोस्तों? 10 बैगलेस दिन प्रस्ताव में जो है तो पारित किए गए। अब देखो समझना, 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी। ठीक है, इसकी 4 वर्ष जो है, 4 वर्ष को इसकी क्या होती है दोस्तों? 4 वर्ष बाद इसकी जो है वर्षगांठ मनाई जाती है, चौथी वर्षगांठ 29 जुलाई को। ठीक है, इस 29 जुलाई को यह फैसला किया गया है दोस्तों, जिसमें क्या है कि जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, 6 से 8 वर्ष के जो स्कूली छात्र हैं, उनके लिए क्या है दोस्तों? 10 दिन ऐसे रहेंगे जिस दिन वो बैग लेकर नहीं जाएंगे। मतलब इनका उद्देश्य ये है कि खेल के साथ साथ में पढ़ाई। यदि बच्चा क्रिएटिविटी करेगा, खेलों में अगर ध्यान देगा, तो वो अपना शारीरिक तो विकास करेगा, साथ साथ वो मानसिक रूप से भी थोड़ा फ्री होगा, तो पढ़ने में अपनी रुचि दिखाएगा और स्कूल जाने में भी उसको क्या है? मजा आएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखकर जो है यह जो है प्रस्तावित किया गया है 10 दिन का, कि 10 दिन जो है बच्चे क्या रहेंगे? बैगलेस रहेंगे, वो बैग लेके नहीं जाएंगे। तो ये बात भी यहाँ पर क्या थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, मिडिल क्लास के बच्चों के लिए ये योजना यह जो है चलाया गया है। ठीक है, चलो, वैश्विक कृषि निर्यात में भारत 8वें स्थान पर बरकरार। अब बरकरार मतलब दोस्तों, पहले भी भारत जो था यहाँ पर वैश्विक कृषि निर्यात के मामले में 8वें स्थान पर था। पूरी कहानी समझना, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों ट्रेड, WTO आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है दोस्तों? ये एक रिपोर्ट जारी करता है, जिस रिपोर्ट का नाम है व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट। ठीक है, अब इसमें जो है दोस्तों, इसने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2023 में जो है लगभग 10 देश जो है शीर्ष पर, उनके बारे में यहाँ पर इसने बताया है। इन 10 देशों में दोस्तों भारत की रिपोर्ट क्या है? भारत की जो रैंक है क्या है दोस्तों? 8वीं। इंपॉर्टेंट है, किसके मामले में? अब यहाँ पर किस लिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों? कृषि निर्यात के। तो कृषि निर्यात के मामले में भारत का जो है स्थान कौन सा है दोस्तों? 8वां। ठीक है, इससे पहले भी भारत का स्थान 2022 में भी दोस्तों क्या था? 8वां ही था। लेकिन अभी 2023 में भी 8वां है। लेकिन क्यों है ये बात आप समझना दोस्तों। 2022 से लेकर 2023 में अभी कितना? 55 बिलियन डॉलर जो है हमारा निर्यात था, जो घटकर कितना हो गया है अभी? 51 बिलियन डॉलर। लेकिन फिर भी हम किस स्थान पर है दोस्तों? 8 स्थान पर है, इसके 8वें स्थान पर है। बात यह है दोस्तों कि टोटल जो 10 देश हैं, उन 10 देशों में 7 ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति में क्या आई है? गिरावट आई है। और भारत की स्थिति में भी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन भारत ने खुद को मेंटेन किया है, इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई है। तो भारत अभी भी किस स्थान पर है दोस्तों? 8वें स्थान पर है। तो आप जो देखोगे यहाँ पर 3 अन्य देश जो है जिनमें सुधार हुआ है, वो भी यहाँ पर आप देख लीजिए। एक तो है दोस्तों यूरोपियन यूनियन, जो आप जानते हो। दूसरा है दोस्तों थाईलैंड, थाईलैंड के बारे में भी आप जानते हो। और तीसरा ब्राजील। तो इन तीनों में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। और बाकी में क्या हुआ है दोस्तों? यहाँ पर कमी देखी गई है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दोस्तों WTO की। यह क्या है दोस्तों? विश्व स्तर पर एक व्यापार संगठन है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मापदंड तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर नजर रखता है। ठीक है, अब WTO जो है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। 1995 में मतलब 1 जनवरी 1995 में इसकी क्या होती है? स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर इसका याद रखना दोस्तों, हेडक्वार्टर इंपोर्टेंट है इसका जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये बात आप जानते हो। ठीक है, तो ये भी है, आप मेंशन कर लीजिएगा WTO से भी यदि प्रश्न पूछे तो। ठीक है, चलो, ये सारी बातें आपने यहाँ पर देख ली। अगला हमारा बिंदु है दोस्तों यहाँ पर पेरिस ओलंपिक। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पेरिस ओलंपिक की। तो 3 अगस्त तक का जो है हम पेरिस ओलंपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं, कितने हमारे मेडल्स हमने जीते हैं, कितनी सारी बातें जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो,
सबसे पहले बात करते हैं पेरिस ओलंपिक जो है ये 33 क्रमांक का ओलंपिक है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक अभी तक जो है पेरिस में कितने 3 बार हुए हैं, और वो 3 बार कब कब हुए हैं ये भी देख लीजिए दोस्तों। 3 बार हुए हैं, तो एक दूसरा जो हुआ था ओलंपिक, पहला 1896 में हुआ था, दूसरा 1900 में हुआ था। अब यहाँ पर पेरिस में पहला हुआ 1900 में, फिर दूसरा हुआ 1924 में, और तीसरा हुआ 2024 में। ठीक है, एक बात आप यहाँ पर ये याद रखो। इसके साथ साथ एक और ऐसा देश है लंदन जो है, वहां पर भी कितनी बार 3 बार आयोजन हुए हैं, वो भी साथ में देख लीजिए लंदन में कब कब हुए हैं दोस्तों। तो लंदन में हुआ है सबसे पहले यहाँ पर 1908 में, फिर 1948 में, और फिर हुआ था 2012 में। ये सारी कहानी आप जानते हो। ठीक है, इसमें कोई भी राय नहीं है कि आपको नहीं पता, आपको सब पता है। ठीक है, चलो अब ये जो 33 नंबर का जो हुआ है ये कब हुआ है दोस्तों, ये 26 जुलाई से इसका प्रारंभ हुआ है। ठीक है, 26 जुलाई से दोस्तों ये चलेगा 14 अगस्त तक। ठीक है, ये जानते हो आप। 26 जुलाई को रात कितने बजे, 11 बजे से इसकी ओपनिंग सेरेमनी होती है। और ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पर होगी, पेरिस में एक जगह है दोस्तों सीन नदी। कौन सी नदी है पेरिस में, एक सीन नदी। इस सीन नदी पर इसकी क्या होती है दोस्तों, ओपनिंग सेरेमनी। क्या होती है, ओपनिंग सेरेमनी, ये भी आप जानते हो। ठीक है, अब आगे देखो, ओपनिंग सेरेमनी ऐसी है दोस्तों कि 128 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि किसी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी नहीं होती है और ओपनिंग सेरेमनी कहीं बाहर हो रही है। तो आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या बात है दोस्तों यहाँ पर, कि ये पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है जो ओपनिंग सेरेमनी अपने स्टेडियम के बाहर जो है आयोजित की गई है। ठीक है, एक बात यहाँ पर यह है, एक रोचक तथ्य है, 128 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर अपन पेरिस ओलंपिक की थोड़ी सी और बात कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो शुभंकर है वो भी देख लीजिए, इसका शुभंकर है वो यहाँ पर देख लो, फ्रीज। क्या है दोस्तों, फ्रीज। फ्रीज मतलब एक टोपी है दोस्तों, और उस टोपी पर लाल नीला सफेद ये रंग है। तो ये भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर मैं पेरिस ओलंपिक में भारत की अगर बात करूं तो यहाँ पर ध्वजवाहक कौन है। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक 2 व्यक्ति रहे हैं। एक का नाम है दोस्तों पीवी सिंधु, आप जानते हो बैडमिंटन के खिलाड़ी है पीवी सिंधु। ठीक है, और एक है दोस्तों शरद कमल। शरद कमल, ठीक है, ये दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों नाम आप यहाँ पर क्या करना, याद रखना दोस्तों। पीवी सिंधु जो है इन्होंने 2016 में भी मेडल जीता है और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी मेडल जीता है। किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन से। मतलब ऐसा है दोस्तों कि 2 अलग अलग ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, अब यहाँ पर शरद कमल की मैं बात करूं दोस्तों, टेबल टेनिस से संबंधित ये खिलाड़ी है। ये बात समझ में आई ध्वजवाहक तक की। अब बात करते हैं भारत में ओलंपिक की। भारत में मेडल की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर भारत की अब कहानी समझना दोस्तों। देखो, सबसे पहले भारत में जो है, अभी शूटिंग की मैं बात करूंगा 2024 के खेल में, शूटिंग में जो है मनु भाकर ने क्या है दोस्तों, पहला मेडल भारत को दिला दिया है। अब मेडल कौन सा दिलाया है दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर जो है दोस्तों मनु भाकर यहाँ पर क्या करेगी, मनु भाकर जो है किनके साथ खेलकर, यहाँ पर सरबजोत, इन दोनों ने दोस्तों फिर से जो है शूटिंग में क्या है, सेकंड मेडल जीता। और वो मेडल कौन सा जीता, ब्रॉन्ज। ठीक है, अब इन दोनों की कैटेगरी याद रखना दोस्तों, 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ये मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। इतनी कहानी समझ में आई, मैं 2024 की यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर आते हैं हमारे तीसरे मेडल की ओर। तीसरा मेडल भी हमने किस में जीता है दोस्तों, शूटिंग में जीता है। सारे मेडल हमने अभी किस में जीते हैं, शूटिंग में जीते हैं। तो तीसरा मेडल जो है ये भी आप यहाँ पर याद रख लो, ये जीता है दोस्तों स्वप्निल ने। ठीक है, स्वप्निल। ठीक है, इन्होंने जीता है दोस्तों 50 मीटर, इन्होंने भी शूटिंग में जीता है 50 मीटर 3 पोजीशन वाली प्रतिस्पर्धा। ठीक है, अब इन्होंने शूटिंग। तो भारत में अभी शूटिंग में कितने मेडल हो गए दोस्तों, 2024 की मैं बात करूंगा तो 3। लेकिन अब थोड़ा शूटिंग का इतिहास हम देख लेते हैं, भारत के मेडल शूटिंग में कितने हैं और कितने हमने प्राप्त किए। भारत मेडल शूटिंग। ठीक है, चलो देखना, सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं 2004 से दोस्तों। 2004 में सबसे पहले अगर कोई मेडल लाया था शूटिंग में तो उनका नाम है दोस्तों राज्यवर्धन सिंह राठौर। ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौर। ठीक है, इन्होंने दोस्तों क्या किया था, इन्होंने एथेंस ओलंपिक में ये मेडल जीता था।
एथेंस ओलंपिक में यह मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल। कौन सा? सिल्वर मेडल। ये हो गया हमारा पहला मेडल। दूसरे मेडल की बात करता हूं दोस्तों 2008 में। 2008 में किसने? अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा, ठीक है, ये बात आप जानते हो। इन्होंने जीता था दोस्तों यहाँ पर किस ओलंपिक में? बीजिंग ओलंपिक, ठीक है। बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था? यहाँ पर गोल्ड जीता था। और व्यक्तिगत रूप से भारत में पहला गोल्ड लाने वाले व्यक्ति कौन है? यही अभिनव जी बिंद्रा है। अगला बात करता हूं दोस्तों मैं 2012 की। 2012 में जो है भारत ने 2 मेडल जीते थे शूटिंग में। पहला जीता था किसने दोस्तों? यहाँ पर गगन नारंग, ठीक है, ये है गगन नारंग। और इन्होंने जीता था दोस्तों कौन से ओलंपिक में? 2012 में लंदन ओलंपिक हुए थे, आप जानते हो। इस लंदन ओलंपिक में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा जीता था दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर 2012 में एक और मेडल की अगर बात करोगे तो वो किसने जीता है दोस्तों? विजय कुमार ने। किसने? विजय कुमार। और ये जो विजय कुमार जी जो है इन्होंने भी लंदन ओलंपिक में ही जीता था दोस्तों 2012 में, ठीक है। अब कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने जीता था सिल्वर। कौन सा जीता था? सिल्वर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों 4 मेडल जो है हम पहले शूटिंग में जीते थे। और थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको यहाँ पर 3 मेडल जो है 2024 के पेरिस ओलंपिक में बताए। तो ओवरऑल हमारे पास इंडिया में आज कितने? 7 मेडल। 3 अगस्त तक का डेटा बता रहा हूँ दोस्तों, अभी आगे और भी प्रतिस्पर्धा है, और भी बढ़ घट सकते हैं, लेकिन अब समझना यहाँ पर 7 जो है कितने? 7 मेडल जो है हमने ओवरऑल शूटिंग में जीत लिए। तो इस प्रकार दोस्तों आज का जो हमारा ये वाला पूरा पोर्शन भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज के इस सेशन में हमने सारे इंपॉर्टेंट बातें जो देखी है, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके का भी सारा पोर्शन हमने यहाँ पर कवर किया है। तो इसी प्रकार दोस्तों रेगुलर आपकी यूट्यूब पर क्लास रहती है। दोस्तों जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आपका आभार। थैंक यू।